नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के उन 3 तूफानी सालों की जिन्होंने भारत का नक्शा, भारत की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है उम्मीद की, टकराव की और एक ऐसे गहरे बंटवारे की जिसकी परछाइयां आज भी हम पर पड़ती हैं। तो सवाल यही है कि सिर्फ 3 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया? वो कौन सी बातें थीं, वो कौन से मोड़ थे कि एक शानदार जीत का जश्न देश के बंटवारे की कड़वी हकीकत की तरफ बढ़ने लगा? चलिए इन 3 अहम सालों की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1937 से। एक ऐसा वक्त जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐसी जबरदस्त राजनीतिक जीत हासिल की जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये पहली बार सत्ता को इतने करीब से चखने जैसा था। तो इन आंकड़ों पर जरा एक नजर डालिए। 1937 के प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस की जीत कोई छोटी-मोटी जीत नहीं थी, ये एक सुनामी थी। आप सोचिए, कुल 1585 सीटों में से 700 से भी ज्यादा सीटें अकेले कांग्रेस के पास, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग सिर्फ 109 पर सिमट गई। मतलब इस एक चुनाव ने यह साफ कर दिया था कि उस वक्त भारत की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति कौन थी, और वो थी कांग्रेस। और देखिए, ये सिर्फ कागज पर मिली जीत नहीं थी। कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के ज्यादातर हिस्सों में सच में सरकारें बना लीं। बॉम्बे से लेकर बिहार और असम तक हर जगह कांग्रेस सत्ता में थी। पहली बार भारतीयों को इतने बड़े पैमाने पर शासन करने का मौका मिल रहा था। एक ऐसा तजुर्बा जो बहुत जल्द एक कड़वे सबक में बदलने वाला था। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ पटरी पर आ रहा है, तभी साल 1939 में 2 बड़े संकट एक साथ आ खड़े हुए। एक संकट बाहर से आया और एक जो शायद उससे भी ज्यादा गहरा था, वो पार्टी के अंदर से ही उठा। बाहर का संकट था दूसरा विश्व युद्ध। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और वॉयसराय लिन लिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे ये ऐलान भी कर दिया कि भारत भी इस जंग का हिस्सा है। इस एक तरफा फैसले से कांग्रेस आग बबूला हो गई और विरोध में अपने सभी मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफे से जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ ना, उसे भरने के लिए मुस्लिम लीग तेजी से आगे आई और 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया। और एक तरफ जहां कांग्रेस अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, ठीक उसी वक्त पार्टी के अंदर एक और लड़ाई चल रही थी जो शायद ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली थी। ये लड़ाई थी खुद कांग्रेस की आत्मा के लिए। ये लड़ाई 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खुलकर सामने आ गई। एक तरफ थे महात्मा गांधी के चुने हुए उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, और दूसरी तरफ थे उस वक्त के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, जिनके तेवर ज्यादा क्रांतिकारी थे। ये गांधीवादी और उग्र राष्ट्रवाद के बीच की सीधी टक्कर थी। नतीजा ऐसा आया जिसने सबको चौंका दिया। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। गांधी जी ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार माना और खुले तौर पर कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस एक बयान ने कांग्रेस के अंदर जो दरारें थीं, उन्हें एक गहरी खाई में बदल दिया। सोचिए, बोस चुनाव तो जीत गए लेकिन काम ही नहीं कर पाए। गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के चलते वो अपनी वर्किंग कमेटी तक नहीं बना सके। हारकर अप्रैल 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अगले ही महीने अपनी अलग पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस ने इस अंदरूनी कलह में अपना एक सबसे तेज तरार नेता खो दिया था। तो अब देखिए, कांग्रेस सरकार से भी बाहर थी और अंदर से भी टूटी हुई थी। इस सियासी खालीपन ने दूसरी ताकतों को, खासतौर पर मुस्लिम लीग को, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के बदले कांग्रेस की मांग सीधी और साफ थी, हमें केंद्र में फौरन एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार चाहिए। लेकिन अंग्रेजों का जो जवाब आया अगस्त 1940 में, वो बहुत ही निराशाजनक था। वाइसराय लिन लिथगो ने वही पुराना घिसा-पिटा वादा दोहरा दिया कि जंग के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। जमीन आसमान का फर्क था दोनों की मांगों में। जाहिर है, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो यहां तक कह दिया कि डोमिनियन स्टेटस एक मरी हुई चीज है। यह साफ हो चुका था कि अब कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर कोई समझौता करने वाली नहीं है। और ठीक इसी वक्त जब कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच बात बन नहीं रही थी, मुस्लिम लीग ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। मार्च 1940, जगह थी लाहौर। यहां उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। मांग ये थी कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुमत में हैं, उन्हें मिलाकर स्वतंत्र राज्य बना दिए जाएं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र तक नहीं था, लेकिन हां, भारत के बंटवारे का बीज यहीं बोया गया था। ये प्रस्ताव टिका हुआ था एक बहुत ही ताकतवर विचारधारा पर, जिसे कहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत।
यानी ये मानना कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें हैं, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति सब अलग है और इसलिए उन्हें अपने अलग-अलग देश मिलने चाहिए। 1937 की चुनावी हार के बाद जिन्ना ने इसी सिद्धांत को मुस्लिम पहचान और सियासत का केंद्र बना दिया था। तो अब हालात कुछ ऐसे थे, अंग्रेजों से बातचीत बंद हो चुकी थी और देश के बंटवारे की मांग आधिकारिक तौर पर सामने आ चुकी थी। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने विरोध का एक बिल्कुल नया और अनोखा रास्ता चुना। इस बार कोई बड़ा आंदोलन या सविनय अवज्ञा नहीं, इसके बजाय कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका मकसद था कि बिना कोई बड़ी गड़बड़ी पैदा किए ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का नैतिक और सांकेतिक तौर पर विरोध किया जाए। ये एक शांत लेकिन बहुत मजबूत विरोध था। इस आंदोलन के लिए सत्याग्रहियों को खुद गांधी जी चुनते थे। इससे पता चलता है कि ये कितना अनुशासित था। सबसे पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे, उनके बाद आए जवाहरलाल नेहरू और फिर ब्रह्मदत्त। ये पूरी तरह से एक नियंत्रित और प्रतीकात्मक विरोध था। भले ही ये विरोध सांकेतिक था, अंग्रेज सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। उनकी प्रतिक्रिया बहुत सख्त थी। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को मिलाकर 25,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो 1940 का अंत आते आते भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता जेल में थे और बंटवारे की आवाज हर गुजरते दिन के साथ और बुलंद होती जा रही थी। ऐसे में सवाल ये था कि क्या इन हालात में एक अखंड भारत का सपना अब भी मुमकिन था, या फिर भारत अपने सबसे बड़े बिखराव की तरफ बढ़ चुका था? इन सवालों का जवाब आने वाले दर्दनाक साल देने वाले थे।